गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को फिजिक्स में सरल रेखा में गति वाले चैप्टर से चाल और वेग बताएंगे। पीछे के लेक्चर में आप लोग दूरी और विस्थापन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए चाल क्या होता है और वेग क्या होता है, इसको आज जानना है। चाल और वेग इन दोनों को, है ना, स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग। तो सुनिए चाल क्या होता है। सॉरी, चाल क्या होता है? किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। एकांक समय में मान लीजिए आपको 5 घंटे की दूरी चाल दी गई है, 5 घंटे की दूरी दी गई है। 5 घंटे में कोई इतना दूरी चला, मान लो 5 घंटे में दूरी दी गई है, तो यदि उसकी चाल निकालना हो तो क्या करेंगे, 5 घंटे की दूरी में बटे 5 कर दीजिए तो 1 घंटे की दूरी आ जाए। 5 घंटे में चली गई दूरी पता है, तो 5 घंटे में चली गई दूरी पता है तो 1 घंटे में कितना होगा, तो बटे 5 कर देंगे, तो 1 घंटे में चली गई दूरी उसकी क्या कहलाएगी, चाल। तो 1 घंटे मतलब एकांक समय से है, एकांक समय से है। वैसे समय का मात्रक सेकंड लिया जाता है, तो किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड चली गई दूरी को चाल कह सकते हो, है ना। या किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को या तय की गई दूरी को उस वस्तु की क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो कहेंगे वेग क्या होता होगा? वेग भी वही है, अंतर इतना है कि एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी, यानी किसी वस्तु के द्वारा, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग। यदि आप एक निश्चित दिशा ना कहो, दूरी कहो हर, तो क्या कहलाएगा, चाल। और निश्चित दूरी कह देंगे तो क्या कहलाने लगेगा, वही वेग, है ना। और एक निश्चित दिशा की दूरी को विस्थापन भी बोलते हैं। एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन। इसीलिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है और वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। क्या कहा हमने, यदि आप दूरी केवल एकांक समय में चली गई दूरी कहते हैं तो वो चाल होगा, और यदि एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी कहते हैं तो वेग होगा, ठीक है ना। वेग के लिए क्या होता है, विस्थापन बटे समय कहना पड़ेगा, और चाल के लिए दूरी बटे समय, ठीक है ना। तो किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। एकांक मतलब समय का मान 1, चाहे वो मात्रक सेकंड हो, चाहे घंटा हो, चाहे मिनट हो, जिसमें लिया जाए, ठीक है ना। और एकांक समय में एक निश्चित दिशा में, एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। अब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, अब वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन न लिखना होगा तो एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी बटे समय कहना पड़ेगा, और एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, इसलिए विस्थापन बटे समय लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो चाल लिखते हैं, चाल लिखो, चाल किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। सूत्र रूप में जब लिखेंगे तो सूत्र रूप में चाल बराबर लिखना पड़ेगा दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है ना। इसका मान सदैव धनात्मक होता है, इसका मान सदैव धनात्मक होता है, ये भी लिख देते हैं। इसका मान वेग से अधिक
या वेग के बराबर होता है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। कैसे हुआ है? जैसे देखिए मीटर प्रति सेकंड होता है। जैसे ये आपने कहा कि चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय ना, दूरी बटे समय, तो दूरी यानी मीटर और समय यानी सेकंड, तो ये ऊपर भेज देंगे तो ये मीटर सेकंड -1 भी हो सकता है, या इसी को चाहे मीटर पर सेकंड लिखो, चाहे या मीटर सेकंड -1, चाहे मीटर बटे सेकंड लिखो, चाहे ऊपर भेजकर मीटर सेकंड -1, है ना। तो इस तरीके से ये आ गया है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो मीटर सेकंड -1, चाहे मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड -1 लिख दो, ठीक है ना। और विमीय सूत्र क्या होता है इसका? विमीय सूत्र वही m0LT-1, ठीक है ना। विमीय सूत्र ये हो गया। ठीक है ना। किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। सूत्र में ये हमने अभी आप उनसे कहा कि एकांक समय मतलब समय का मान 1, एकांक समय का मतलब होता है समय का मान 1, है ना। एकांक का मतलब समय का मान 1। जैसे मान लीजिए 5 मिनट में, मान लो 5 सेकंड में कोई 5 सेकंड में मान लीजिए 100 मीटर जाता है। देखिए 5 सेकंड में 100 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में कितना, तो 100/5, तो ये कितना आया 20 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना आया 20। इसका मतलब हुआ कि उसकी जो चाल है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है। 20 मीटर 1 सेकंड में, तो 20 मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो ये होता है 5 सेकंड में 100 मीटर, 5 सेकंड में 100 मीटर, तो 1 सेकंड में 100/5 यानी 1 सेकंड में 20 मीटर। और 1 सेकंड में चली गई दूरी जो है वो चाल होगी, तो 1 सेकंड में 20 मीटर, तो 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी या तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। ये चाल हमेशा धनात्मक होता है। विस्थापन ये मात्रक इसका ये होगा, ये SI पद्धति में है। किस पद्धति में है? SI पद्धति में। यही चाहे तो लिख सकते हैं CGS में लिखा जाए इसी को, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर सेकंड -1, और ये किसमें हो जाएगा? CGS में। ध्यान दीजिएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकंड की जगह सेकंडे रहेगा, यानी CGS में बदलेंगे तो मीटर वाला सेंटीमीटर में बदल जाता है, सेकंड तो सेकंडे रहता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद आता है वेग, वेलोसिटी। इसमें क्या होगा सुनिए, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी, उसी को विस्थापन बोल सकते हो, ठीक है ना। और वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे समय अंतराल, या कि एक निश्चित दिशा में दूरी बटे समय अंतराल, ठीक है ना। तो किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी, उसी को क्या कह सकते हैं? विस्थापन।
एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी है, इसलिए विस्थापन लिखे। ये शब्द उसमें नहीं लिख सकते थे, इसके पीछे वाले में। इसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समयांतराल। वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ लिखते हैं। मान लिया किसी गतिमान वस्तु का t1 समय पर स्थिति जो है हम x1 ले लेते हैं, तथा t2 समय पर स्थिति ले लेते हैं क्या, x2 है। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल, तब विस्थापन यानी x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1। ये विस्थापन मतलब होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ठीक है ना। t1 समय पर स्थिति को x1 लिया, t2 समय पर स्थिति को x2 लिया, तो स्थिति में परिवर्तन क्या होगा, विस्थापन। तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति किया, तो x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1 ये हो गया, ठीक है ना। किसी बुक में क्या लिखा रहता है, t1 समय पर स्थिति को xt1 लिख देता है और t2 समय पर स्थिति को xt2 लिख देता है, तो फिर ये माइनस ये लिखेंगे। कोई लिख देता है t बराबर 0 पर x0 और t बराबर t पर इसी को xt लिख देता है। हम ये लिखने का तरीका बता रहे हैं, सुनिए। जो हमने यहाँ x2 x1 लिखा है, कोई चाहे तो xt2 xt1 लिख दे, कोई x0 लिख दे, xt लिख दे, तो कई तरीके हो सकते हैं लिखने का। ये तरीका है, t1 वाले को ये लिख दे, t2 वाले को ये लिख दे, t बराबर 0 पर ये लिख दे, t बराबर t पर ये लिख दे, ऐसा हो सकता है। हमने ये लिखा है, ठीक है ना। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका भी मात्रक वही मीटर प्रति सेकंड। इन्हीं सूत्र में वही m0LT माइनस 1, यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। वेग का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। यह सदिश राशि है। चाल अदिश राशि थी, चाल क्या थी, है ना, यह सदिश राशि है। वेग का मान चाल से कम या उसके बराबर होता है। वेग का मान चाल से कम या उसके बराबर होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। ये वेग में हो गया। ठीक, अब औसत चाल की बात करें तो क्या होगा। औसत चाल के लिए आप ये जानो, कुल दूरी और कुल समय का अनुपात। औसत चाल अलग से बताने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अलग अलग टाइम में अलग अलग चाल से चली, तो उसकी औसत निकालना हो तो कुल दूरी जितनी तय की गई हो, कुल जितना समय हो, तो कुल दूरी और कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है,
किसी गतिमान वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय का अनुपात, कुल दूरी और कुल समय का औसत चाल, यानी कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय ये होता है, ठीक है ना, कुल दूरी बटे कुल समय। और ये औसत वेग की बात करें, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल, समय अंतराल या समय जो भी कहो, ठीक है ना। अब इसमें ये नहीं कि अब अलग से परिभाषा लिखाया जाए, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल या समय औसत निकालना हो तो, है ना। अब किसी क्षण पर वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक चाल, किसी भी तुरंत किसी भी क्षण पर देखा जाए तो औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। होता क्या है, कभी कभी यार उस क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कोई वस्तु आधी दूरी इतने चाल से चली और आधी दूरी इतने चाल से चली तो उसका औसत चाल कितना होगा, या इतनी दूरी इतने वेग से, इतनी दूरी इतने वेग से, तो औसत वेग कितना होगा। तो उसको लाने के लिए क्या होता है, उसका सूत्र होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से जाना है, ठीक है ना, आधी दूरी तक मान लीजिए वो v1 वेग से चला और आधी दूरी कितने वेग से, तो औसत जब निकालना होगा, औसत चाल या वेग जो भी, तो बराबर होता है 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, ये होता है फार्मूला। मान लीजिए आधी दूरी अलग चाल से जाए और आधी दूरी अलग चाल से जाए तो औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये फार्मूला लगाना पड़ता है। ये ना सोचिए, और जब आधे समय तक अलग वेग से, आधे समय तक अलग वेग से, तब दोनों को जोड़ कर 2 का भाग कर देते हैं, है ना, वो अलग है। बस इस प्रकार से कोई सवाल आपके सामने आप जैसे आ जाए, हम एक सवाल बताते हैं, औसत चाल, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन से मतलब रखना है। तो कुल विस्थापन, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाए और वापस आ जाए और वापस, दूरी की बात करेंगे तो जाना भी आना भी जोड़ देंगे। अब विस्थापन की बात करेंगे तो शून्य होगा, क्यों, जहां से चली वहीं पहुंच गई लौट के, तो प्रारंभिक अंतिम स्थिति शून्य एक ही रहेगा, तो विस्थापन शून्य। तो एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, देखिएगा वो क्वेश्चन आप लोगों से जरूर अंदाजे में लगाएंगे तो गलत बताएंगे। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए एक कार एक शहर से दूसरे शहर तक जाती है 40 की स्पीड से, जाती है किसी स्पीड से 40 से और आती है 60 से, तो कह दिया जाए कि उसका औसत चाल कितना होगा। प्रश्न लिखिए तो, एक कार एक शहर से दूसरे शहर तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, तो उसका औसत चाल क्या होगा। औसत चाल, औसत विस्थापन भी मान लो कह दिया जाए, औसत विस्थापन, औसत वेग क्या होगा। क्वेश्चन है उसका औसत चाल और उसका औसत वेग क्या होगा, ठीक है ना। सुनना, हम मान लेते हैं कि एक शहर ए है, दूसरा शहर जो है वो क्या है, बी है। तो जो कार जा रही तो कितनी स्पीड से जा रही है, आवाज कितने से रही है, 60। इतना तो कंफर्म है कि जाने आने की कुल दूरी जितनी होगी तो आधी दूरी जाने वाली कहलाएगी, आधी दूरी, बात समझ रहे हैं, आने जाने की कुल दूरी जितनी
जितनी होगी वो उसकी आधी, मतलब जितनी दूरी होगी तो जाने वाली भी होगी और मिला के ना, तो आधा जाने वाला कहलाएगा, आधा आने वाली। ठीक है, दूरी तो जाते समय किस स्पीड से जा रही है, इसका मतलब आधी दूरी तय करती है 40 की स्पीड से और आधी दूरी तय करती है 60 की स्पीड से। तो बताना यह है कि इसकी औसत चाल कितनी होगी, तो औसत बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो जाने की हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो जाने में x और आने में भी x है ना। यदि x दूरी तय कर रही तो आने में भी कितनी तय करेगी, जाने में x तो आने में तो कुल 2x होगा ना ऐसे। अब ये ना कहो हो सकता है सर जाते समय दूसरे रास्ते में गई हो, आते समय दूसरे रास्ते में, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जैसे गई है वैसे आई है। ठीक है ना। तो जाने की दूरी यदि x है तो आने की दूरी भी कितनी होगी, तो जाने आने की कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। क्लियर। अब बताओ जाने का समय कितना लगा ये तो नहीं पता है, आने का समय कितना है ये भी नहीं पता है, लेकिन ये जरूर पता है कि जब दूरी उतनी है, दूरी एक बार जाते समय स्पीड 40 की है और आते समय स्पीड, तो दोनों में अलग अलग समय न लगेगा कि बराबर है, अलग अलग समय लगेगा। तो जाने का समय निकाल लो और आने का समय निकाल लो, दोनों को जोड़ दो। क्या करोगे, हमने ये कहा कि मान लो जाने की दोनों के बीच की दूरी x है, मान लो इस शहर और बी शहर के बीच की दूरी x है, तो जाने की दूरी x, आने की दूरी x, तो जाने आने की कुल दूरी बराबर 2x, x प्लस x 2x ना। अब जाने में कितना समय लगा ये बता दो, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, दूरी बटे, तो दूरी कितनी है x है और 4, तो x बटे 40 हो जाएगा जाने का समय। जाने का मतलब जाने में कितना समय लगा, तो कितना लगा x बटे 40, और जब जाने में x बटे 40 लगा तो आने में कितना x बटे होगा, और जब जाने का x बटे 40 आने का x बटे 60, तो दोनों मिला के तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आ जाएगा कुल समय। और दूरी कुल कितनी है 2x है, दूरी कितनी है तो 2x बटे कुल समय कर देंगे तो आ जाएगा औसत 4। और जब औसत वेग निकालना होगा तो कुल विस्थापन बटे समय। अब बताओ यदि जहां से वो चला वहीं पहुंच गया लौट के, तो कुल विस्थापन कितना, तो शून्य, तो शून्य बटे कुछ भी चाहे समय हो तो शून्य बटे कुछ भी बराबर 0। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि वहीं से चल के वहीं आ जाने पर औसत वेग शून्य होगा। अब रही बात औसत चाल की, तो बताए कैसे लाना पड़ेगा। और वैसे तो हमने एक सूत्र बता दिया है कि आधी दूरी अलग वेग से, आधी दूरी अलग वेग से, तो उसका ट्रिक है कि 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। तो 40 2 गुणे 40 धन 60, 2 गुणे 40 गुणे 60 बटे 40 धन 60 कर देंगे, आ जाएगा। पर तरीका जो है वो कैसे है वो बता देते हैं, फिर 60 में फार्मूला लिख देंगे। ठीक है ना। तो हल में लिखते हैं, मान लिया शहर ए और डी के बीच की दूरी x किलोमीटर है, तो जाने व वापस आने में तय की गई होगा कि नहीं। शहर ए और बी के बीच की दूरी x किलोमीटर है, तो जाने व वापस आने में तय की कुल दूरी बराबर 2x। जाने में लगा समय, क्योंकि दूरी तो
x है ना, है जाने के लिए भी और आने के लिए भी। और जाने आने टोटल I2x है। हम जाने की बात करें तो x बटे चले आने की है। यात्रा में लगा कुल समय, तो x बटे 40 धन x बटे 60 कितना आएगा? 120 लघुत्तम हुआ, 3x धन 2x, 5x बटे 120, तो x बटे 24। तो ये कुल समय हुआ। कुल समय कितना लगा? x बटे, कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी 2x है, यानी यात्रा में तय की गई कुल दूरी कितनी है? 2x है। और यात्रा में लगा कुल समय कितना है? x बटे 24। अब औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, तो 2x बटे x बटे 24, ये कैंसिल, 24 गुना 48। और आप लोगों को लगता था कि 50 होगा। अरे आप लोगों को ये लग रहा था कि जाते समय 40 और आते समय 60, 60 40 100 बटे 2। वो सही नहीं है। वो 2v1 v2 upon v1। हाँ, तो वो सूत्र से आएगा। यानी ये जान लो कि आधी दूरी अलग वेग से, आधी दूरी अलग वेग से, कभी कभी ये पूछ देता है मौन। किसी वस्तु द्वारा किसी दूरी को आधा भाग v1 चाल से, आधा भाग v2 चाल से, वेग से, जो भी कहो, वेग लिख दिया जाए एक ही डायरेक्शन में तो भी चलेगा। वापस आते समय की बात हम ना करें। अब औसत वेग कितना होगा? औसत वेग बराबर होगा कुल विस्थापन बटे समय। अब बताओ, समय तो इतना ही होगा, x बटे 24 है, समय कितना होगा उसमें भी। अब विस्थापन कितना होगा? जाके लौट आना, तो विस्थापन 0 बटे x बटे 24 करने से कोई मतलब नहीं आएगा आंसर। ठीक है ना? तो ये हो गया औसत चाल, औसत वेग लाने के कुछ ऐसे तरीके हैं। और यदि आधे समय तक अलग वेग से जाए, आधे समय तक अलग वेग से जाए, तो उसमें क्या होता है? दोनों को जोड़कर 2 का भाग। आधे समय तक अलग वेग से, आधे समय तक अलग वेग से जाए तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर दे तो औसत आ जाए। और यदि आधी दूरी तक अलग वेग से, आधी दूरी तक, तो उसमें क्या करना पड़ता है? 2v1 v2 upon v1 plus g2 करना पड़ता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। और इस प्रकार की नई जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप दूसरे को भी शेयर करिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।